अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं शाइनिंग स्टार सर अमजद नियाज। इनके बारे में इंट्रोडक्शन कोई ज़ाहिर सी बात है, एक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरा इनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी रहा है और एक जो है वो बाउंडिंग भी रही है। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो समझ शख्सियत है और बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट पर्सन है। इनको देख के एक शेर सर आपके लिए याद आता है कि खूबसूरती आंखों को मुतासिर करती है। क्या बात। खूबसूरती आंखों को मुतासिर करती है, लेकिन शख्सियत सीधे दिल में कब्जा कर लेती है। लेकिन शख्सियत सीधे दिल में कब्जा कर लेती है। तो बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह पर्सनालिटी है। सर अमजद, कैसे आप सब खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर अमजद, आपने माशाल्लाह ACCA फैकल्टी के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह KNS के अंदर आपने ज्वाइन किया और आपने स्पेशली सब्जेक्ट चूज किया, दैट इज F5। मेरा आपके साथ एक क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, व्हाई F5? बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जाहिर सी बात है F3 है, F1 है और F6 है, F7 है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। तो ऐसा क्या आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट था जो कि आपने F5 के सब्जेक्ट को आपने चूज किया एज अ टीचिंग? जी देखें, अगर हम इसको कंपैरिजन करें विद द अदर सब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक F7 की बात करूं मैं या F3 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप कॉस्टिंग को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अगर आप देखें और उसका थोड़ा सा इवैल्यूएशन करें तो आपको समझ में ये आएगा कि काफी ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल एरियाज हैं। ठीक है। और बचपन से ही मतलब मुझे चैलेंजेस लेने का मतलब एक रिस्क लेना और चैलेंजेस से लड़ना, उसका बड़ा शौक रहा है। और मतलब खतरों के आप खिलाड़ी रह चुके हैं। खतरों के खिलाड़ी आप कह सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि यार आई वाज बोर्न फॉर द कॉस्टिंग, फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई आई मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे ही आपका जो है वो इंटरेस्ट था कि आप जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ फोकस करें। और मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज भी रही है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी इसके अंदर रहा है ओवरऑल। और मैं जो एक मेरा पैशन जिसे आप कहते हैं ना, आप डूब जाते हो सब्जेक्ट में जाकर और आप इतना डेप्थ में जाकर और बच्चों को निकाल के लेके आए। जस्ट लाइक आपका सब्जेक्ट है F7, आपसे अगर कोई बच्चा सवाल करता है कि सर ये फलां चीज आपने कैसे की, तो आप देते हैं फौरन चिपकाते हैं वहां पे रेफरेंस, ठीक है। आपने कहा कि भाई ये फलां IAS के अंदर ये बात है, फलां IFRS के अंदर ये बात है, और बात हो जाती है वहां पर खत्म। लेकिन बच्चा अगर मुझसे ही सवाल कर रहा है कि सर आपने फलां जगह पर ये बात की थी और फलां आज आप ये दूसरी बात कर रहे हैं, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो यार एक कॉन्सेप्ट वो था कि जो मैंने वहां डिस्कस किया, अब दूसरा एंटायरली डिफरेंट है। देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन दीस टू कॉन्सेप्ट्स। तो अब मुझे क्या करना है कि एक नया कॉन्सेप्ट वहां पे बिल्ड करना है। एक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बात करके आ रहा हूं, अब एक नई चीज आ गई उसी से रेलेवेंट, उसी टॉपिक से ही रेलेवेंट, लेकिन वो बिल्कुल एक नया अंदाज। तो ये क्या है कि आपके पास हर टॉपिक में एक नया चैलेंज है। एक ही टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर फिर आपके पास एक नया चैलेंज है, ठीक है। फिर आपने उससे डील करना है, फिर बच्चे की क्यूरी डील करनी है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो यार सामने बच्चा बैठा हुआ, उसको सांस नहीं आ रही, एक नई चीज आपने डिस्कस किया, ठीक है। उसको संभालना, उसको लेके चलना मुश्किल होता है कि बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, चैलेंजिंग एक माहौल होता है। आई लव दिस। चलिए, जबरदस्त। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और ACCA के अंदर बड़ा मशहूर है ये कि F5 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बिल्कुल, बहुत सारे कोर्सेज हैं, और क्यों, मतलब ऐसा क्यों स्टूडेंट को इतना एक फियर हो गया है या इतना ज्यादा ये क्यों बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है कि F5 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द स्किल्स लेवल? तो ऐसा क्यों है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है, क्यों स्टूडेंट्स इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट कंसीडर कर रहे हैं? जुनैद भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज अ डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर। मतलब एज अ मेंटर, एज अ टीचर आप ये कहना चाह रहे हैं इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि अच्छा, एक तो ये होता ना कि एक साइकोलॉजी बिल्डअप कर दी जाती है, आपको लगता है कि भाई ऐसा है नहीं, लेकिन ये एक माहौल क्रिएट कर दिया गया। सही। जबकि अगर आप इसको देखेंगे, अगर मैं ऐसा बच्चा जो F2 के बाद सीधा अटेम्प्ट करने का सोच रहा है किसको, F5 को, तो उसका एक तो मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, फिर दूसरा कनेक्ट करूंगा इस बात को आपकी मैं F6 F7 अटेम्प्ट करने के बाद जब बच्चा आता है सही F5 की तरफ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा? ठीक हो गया। यानी कि अगर स्टूडेंट डायरेक्टली अगर FIA के पेपर्स को क्लियर करके F5 में आ रहा है डायरेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आप ये कहना चाह रहे हैं कि FIA के पेपर्स के बाद 6 और 7 करने के बाद F5 के अंदर नहीं हो रही ना, उसकी हिम्मत नहीं हो रही मैं F5 को अटेम्प्ट करूं, वो सोच रहा है पहले F6 निकालता हूं, F7 निकालता हूं, उसके बाद सोचूंगा, और उसके बाद भी उसके बाद भी सोचूंगा कि मुझे F8 की तरफ जाना है या फिर मुझे F5 को अटेम्प्ट करना है। मार्केट के अंदर इसका एक जो है ना हाइप क्रिएट हो चुकी है कि F5 इज डिफिकल्ट। तो मैं इसके रीजंस की तरफ आ जाता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि अगर बच्चा F2 से आ रहा है तो उसका जो मेंटल लेवल है
वो अपने आप को उस लेवल पर लाता ही नहीं है। वही सोचता है कि यार F2 में मैंने कॉस्टिंग पढ़ी थी, मैंने कैलकुलेशन वाला काम किया था और यहाँ पर भी शायद मुझे कैलकुलेशन ही करनी है, तो वो उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं लगा पाता। ओके। फिर उसका जो एक डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस F2 और F5 के अंदर वो ये पाया जाता है कि यार वहां पर आप सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड काम कर रहे हो F2 में, F2 के अंदर, जबकि आप F5 पर थ्योरेटिकल चीजों पर काम कर रहे हो। थ्योरेटिकल जो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है और थ्योरी भी इतनी सिंपल थ्योरी नहीं है। आपने आपके सामने वो एक सिनेरियो रखा है और कह रहा है कि भाई ठीक है, फला कंपनी का सिनेरियो हमने आपके सामने रखा, डायरेक्टर आपको जो है वो सिचुएशन के अंदर सिमुलेट कर रहा है आपसे सिचुएशन। आपका वहां पर जो रोल है ना ही वो कॉस्ट अकाउंटेंट वाला है, ना ही वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला है, बल्कि यू हैव टू थिंक लाइक अ सीईओ, लाइक अ सीएफओ, लाइक अ डायरेक्टर। तो आपने इस तरह से सोचते हुए उसको इवैल्यूएट करना है। अपनी पोजीशन जब तक हम क्लियर नहीं करते ना, देखिए सबसे बड़ा बच्चे का मसला क्या है यहाँ पर कि हमारी पोजीशन क्लियर नहीं। वो बच्चा ये समझ नहीं पा रहा होता कि यार मैं फला सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे उसके अंदर डूबना है, मुझे अपने आप को उस पोजीशन पर लाना है। जस्ट लाइक यू आर इन इंटरव्यू और आपको पता है कि यार कि मुझे किस कैटेगरी में जाकर बात करनी है, किस इंटेंसिटी में बात करनी है, किस एनवायरनमेंट में बात करनी है। ऐसे जो वो आपको वहां बच्चे को वहां पर सोचना पड़ेगा कि यार मैं कौन सा पेपर अटेम्प्ट करने आया हूं, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं, तो उसकी इंटेंसिटी को समझना होगा। वहां पर उसके लिए जो मेंटल अप्रोच चाहिए वो मेंटल अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी, लाजमी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक चीज मेरा भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं F7 पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर फ्रेमवर्क बने हुए, स्टैंडर्ड्स बने हुए, तो बड़ा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि यार ठीक है ये रूल्स हैं, हमें इसको फॉलो करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि F5 के अंदर इस तरह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या फ्रेमवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है शायद स्टूडेंट को और ज्यादा जो है वो सर मैं आज कोई बात करके गया हूँ और कल मैं नहीं बात करूंगा उसी टॉपिक के अंदर से। बिल्कुल कोई ऐसा फ्रेमवर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा ना कि ये एक चैलेंजिंग पेपर है बच्चे के लिए भी चैलेंजिंग पेपर है, टीचर के लिए भी चैलेंजिंग है। ठीक है, तो आपको मैं बार बार ये बात कहूंगा कि आपको उसी एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा। आप अगर उस लेवल पर जाकर नहीं सोचेंगे, टीचर को भी यहाँ पर ये सोचना है कि मुझे बच्चे को किस तरह से लेके चलना है, मुझे पहले उसके कॉस्टिंग के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले रिकॉल करूं मैं, ठीक है, फिर उसको मैं कनेक्ट करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है, फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेबल पोजीशन पे या प्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरह लाया जाता है वो बताऊं, फिर उसके ऊपर डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, ठीक है, फिर उस डिसीजन तो आ गया, डिसीजन दिमाग में आ गया। अब सबसे बड़ा मसला ये कि बच्चे को समझ में आ गया कि ठीक है यार मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये जो सिनेरियो मेरे सामने था और मैंने इसकी बेसिस के ऊपर ये एग्जामिनर को बताना है, अब उसको बताना नहीं आ रहा। वहां मसला किसका आ गया? अंग्रेजी का, इंग्लिश का, ड्राफ्टिंग का मसला आ गया कि यार मैं इसको किस तरह से अलाइंड करूं, किस तरह से मैं इसको सीक्वेंस करूं। अच्छा सर, इसी से एक और क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि इस वक्त F5 के पेपर का पेपर स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि एग्जामिनर कितने सेक्शंस पे पेपर को ब्रेक डाउन करता है और किस सेक्शन के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे यहाँ पर 3 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके सिंपल एमसीक्यूज है, बी में वो ओटीक्यूज है और आपके पास सी जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो खास तौर पे बात ही किसकी कर रहा होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो वहां पे डिस्कस ही प्योरली थ्योरी करेगा, ठीक है, और आपका जो है वो एक बड़ा एरिया वो वहां से टेस्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और मसला ये है कि एग्जामिनर ने हमें सिर्फ 2 बातें बताई हैं। अच्छा, कि भाई मैं फला टॉपिक जो वो एक टॉपिक ऐसा है जो मैं सेक्शन सी में टेस्ट करूंगा, ठीक है, और ये सेक्शन ए जो है मेरा, ये मैं सी में पूछूंगा ही नहीं। अच्छा, इस पे सी में बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना हल्का है। देखिए बच्चा जब FIA से आ रहा होता है स्किल लेवल के अंदर ना, और वो F5 को ऑप्ट करता है, अब बच्चे के दिमाग में क्या है कि यार मैंने F2 के अंदर कॉस्टिंग पढ़ी थी और मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ एरिया वहां पे डिस्कस किया, वहां पे पढ़ा है मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, वहां पर उसकी जो साइकोलॉजी रही है, उसकी जो हैबिट रही है वो ये रही है कि मुझे कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन में ही मुझे आंसर करना है। अब वो F5 को भी उसकी प्री अजम्पशन लेकर आ रहा होता है कि यार कि मुझे F5 में भी शायद ऐसा ही कुछ काम करना है। That's not the case. I guess that's not the case. कि आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि यार जो PM जो इसको नाम दिया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट इन दोनों चीजों को उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। और मैं क्लास में इंशाल्लाह बच्चों को बताऊंगा भी कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट, और उन दोनों को मर्ज करते हो तो यार यहाँ पे करने क्या है उसके अंदर, ऐसे ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि यार के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है F2 में और F5 के अंदर, ठीक है। उस डिफरेंस को जब तक आप समझोगे नहीं ना,
तब तक आप उसके डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। देखिए वो एक वसीम अकरम किसी जमाने में जानते होंगे उसे। बिल्कुल। तो जब भी हम कोई पवेलियन में बैठकर कोई कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, वहां पर बैठ के अबे यार ये शॉट ऐसे खेलना था, ये ऐसे खेलना था, तो बड़ा आसान होता है वहां पर। तो वसीम अकरम साहब कहते थे कि यार कि भाई पवेलियन में बैठकर ना, स्टेडियम में बैठकर मैच खेलना बड़ा आसान है। ऐसे ही है। तो यार जब ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आते हो, ग्राउंड में उतरोगे ना भाई, फिर अंदाजा होगा तुम्हें। ऐसा ही है। तो उसी के हिसाब से फिर तुम्हें, अच्छा मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए देखो भाई, आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अलग है, पर टाइम इन्वेस्टमेंट अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? तो तुम्हें अगर इसको प्लान करके नहीं आओगे ना, और मेरी पहली क्लास में जब तुम बैठोगे, मैं तुमसे बातें यही करूंगा कि यार इस पेपर को निकालना कैसे भाई, पेपर को पास कैसे करना है। ठीक है, तो अब वहां पर मैं आपको इसका डिफरेंस भी क्रिएट करके बताऊंगा और फिर समझाऊंगा भी कि आपने अब आगे फिर किस तरह से मैं इसको लेकर चलूंगा। ठीक है, फिर मैं मिड टर्म भी ले रहा हूँ, फिर मैं वहां पे पास से बच के सवाल भी आपको करवा रहा हूँ। ओके, मतलब ये कि फिर मैं आपकी क्यूरीज को भी डील कर रहा हूँ वहां पर। ठीक है, और क्लास में अगर मैंने आपको कोई टॉपिक समझाया है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, क्लास में मैं नहीं पूछ पा रहा, तो आ जाओ पीछे। सही। मकसद ये है कि पेपर मतलब निकालना है। रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड यू आर अवेलेबल एज अ मेंटर। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक कि एक टीचर सपोर्ट नहीं होती ना, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है वो रिलेक्टेंट फील करता है, बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी क्वेरीज टाइम पर रिजॉल्व नहीं हो रही, और वो उसी गलत कॉन्सेप्ट के साथ दूसरी चीजों को अगर टेक ओवर कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को कोप अप करना या चीजों को प्रिपेयर करना, क्योंकि हमें इसको मल्टीपल एस्पेक्ट से करना पड़ेगा। मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी, कुछ क्लास एक्टिविटीज होंगी, कुछ व्हाट्सएप पर भी एक्टिविटीज होंगी, बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहा होगा। जबरदस्त। ठीक है, मैं स्टाफ रूम में अवेलेबल हूँ, आप फैकल्टी रूम में मौजूद हूँ, आप वहां पर आकर मुझसे पूछो, मैं आपको वहां पर भी गाइड करूंगा। इवन मैं आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। बिल्कुल वो असाइनमेंट्स आपने करने हैं, फिर रीचेक करके मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा कि भाई तुम कहाँ खड़े हो, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स ने जो परफॉर्म किया है, जो क्वेश्चन किया है, क्या वो अप टू द बेंचमार्क या एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आखिर में बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि जो F5 परस्यू करना चाह रहे हैं या F5 पढ़ रहे हैं फॉर सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट, क्या आप उनको रिकमेंडेशन देंगे कि क्या ऐसी चीज करें कि जिसके थ्रू दे कैन एस देयर पेपर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद गुड मार्क्स? जी सर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्लासेस सारी अटेंड करनी है। Perfect. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हैं चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस। रेगुलर बेसिस पर आप एक अगर आप ऑनलाइन पर जा रहे हो और आपके पास 4 मंथ्स है या 5 मंथ्स आपने प्लान किए हुए हैं, ठीक है, आप सितंबर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, और दिसंबर अटेम्प्ट करो तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आपने वीक में 3 दिन या 4 दिन जो कि आप ऑनलाइन को दे रहे हो, तो उसको एक अच्छा जो वो आप एक टाइम फ्रेम आप सेट करो उसका, और रेगुलर बेसिस पर आपने क्लासेस सारी अटेम्प्ट करनी है। लैपटॉप पर बैठे हो तो साथ में नोटिंग लाजमी करनी है। नोटिंग बहुत जरूरी है। नोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एससीसी का बच्चा आमतौर पे इस चीज से जरा कतराता है, थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस में कि यार ठीक है समझ में आ गई बात, मैं कर लूंगा, और वो रिटेंशन नहीं रह पाती। रिटेंशन नहीं रह पाती। और बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी चीज को अगर आप सिर्फ सुनते हो तो वो एक हद तक आपकी मेमोरी के अंदर रहेगा, वो इरेज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही है डेफिनेटली आपकी सारी, तो वो चीजें रिटेन करना बहुत मुश्किल है। ये एक बड़ा परसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि भाई अच्छा उस वक्त हमें ये लग रहा होता है, आपने भी शायद कभी ये फील किया होगा, हम किसी की बात को सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है मूड नहीं हो रहा लिखने का मूड नहीं हो रहा, सुन लिया मैंने, ठीक है यार मैंने सुन लिया, याद रहेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं। आप माहौल से निकले, दूसरे माहौल में इन हुए, उसके गम आपको लगे, आप भूल गए। अच्छा, इनके गम वैसे ही बहुत ज्यादा है, इनके गम वैसे ही बहुत ज्यादा, तो इसलिए नोट डाउन आपने लाजमी करना, हर एक चीज को नोट करना, ताकि यार आपको पता हो ना यार कि फला मैंने लेक्चर लिया था, पूरा लेक्चर दोबारा सुनने थोड़ी बैठोगे। बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली फिर वो टाइम वेस्ट एक्टिविटी है। एक ही चीज को आप उसमें डेफिनेटली अगर 100 चीजें आपने बताई है तो 80 आपको याद है, 20 आप भूल गए। अब उस 20% एरिया को रिकॉल करने के लिए आप पूरा अपना 2 आवर्स का लेक्चर फिर से रिपीट कर रहे हो, सो दैट्स नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन। सो डेफिनेटली इट्स अ रिकमेंडेशन कि स्टूडेंट शुड एक तो मेरी ये रिकमेंडेशन है स्टूडेंट के लिए। सेकंड ये है कि जो भी असाइनमेंट मैं क्लास में दे रहा हूं आपको, वो असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पर उसको करें। ठीक है, पास्ट पेपर्स के ऑलमोस्ट 70 सुपरविजन भी कर रहा हूं, पर्सनल सुपरविजन भी मैं उसकी कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे, और वो बाकायदा मैं वहां पर असेसमेंट भी कर रहा हूं उसकी। और यहाँ पर आपके पास 70 to 80 एटलीस्ट मिनिमम लेवल के ऊपर 70 to 80 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट लाजमी करना है, जो कि सेक्शन सी से रिलेटेड, जो सेक्शन सी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप एग्जामिनर की अप्रोच को समझ पाओगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाओगे आप, कि आपको क्या टेस्ट कर सकता है आपसे। ठीक है, देखिए होता क्या है आमतौर पे कि यार हमने पास पेपर्स तो किए, तो मैंने अगर पास पेपर्स कर लिए तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ने जो मुझसे पहले पूछा था
मैंने उसको वहां तक अप्रोच वहां कर पे लिया। अप्रोच कर लिया, अब वो आगे क्या अब वो पूछेगा, आगे क्या करने वाला है, तो Exactly, दैट्स अ exactly. विजन। ये विजन एक बच्चे के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये विजन नहीं है उसके पास तो फिर वो उसके लिए बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल और ऐसे ही वो शायद इस पेपर को उस तरह से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उससे शायद उसको मीट ना कर पाए, उसको मीट ना कर पाए। चलिए जबरदस्त। यानी कि मैं समझता हूँ कि जो या F5 नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की एक ही थीम लाइन निकलती है, दैट इज प्रैक्टिस। Exactly, कि exactly. आपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली लेने हैं और आपने प्रैक्टिस करना है। ये दो चीजें अगर आपने कर ली तो आई डोंट थिंक, या इवन आप इससे एग्री करेंगे कि Totally. कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब तक कि आप खुद नियत ना करना कि मुझे फेल होना है। तो अदरवाइज ये है कि इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपने क्लास के लेक्चर्स लिए हुए, टीचर्स के साथ आप इन टच हैं और वो आपको सारी गाइडलाइंस दी जा रही है और आपको सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा रहा है, तो आई होप कि आप ये पेपर डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू सर अमजद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी हो F5 से रिलेटेड, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कोई क्वेरीज या कोई गाइडलाइंस अगर आप इवन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सर अमजद से ले सकते हैं। ACCA काउंसलर KNS के अंदर जो अवेलेबल हैं, आप उनसे टाइम लेके सर अमजद से मुलाकात भी कर सकते हैं। Sure. विद दिस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।